हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो, हमने जो +2 का इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था आगम की अवधारणा, उसको आगे हम करते हैं। देखो, आगम की अवधारणा के अंदर हमने आगम का अर्थ पढ़ा, आगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुल, सीमांत, औसत उपयोग आगम के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। और कुछ बाजार थे, जैसे उन्हें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसके अंदर हमने कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम की चर्चा कर चुके हैं। उसकी हमने टेबल भी बनाई थी और डायग्राम भी हमने बनाया था। दूसरा बाजार था हमारा जो एकाधिकार बाजार था, और एकाधिकार बाजार के अंदर हमने भी उसका अर्थ, कुल उपयोगिता, सॉरी कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम के बारे में हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरे प्रकार का जो मुख्य बाजार आता है, सबसे महत्वपूर्ण बाजार है, उसकी चर्चा करते हैं। उसे बोलते हैं हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, या इसको हम कह सकते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। सबसे पहले इनकी नाम की चर्चा कर लेते हैं, इसको ऐसा कहते क्यों हैं। इसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता, देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो हमने पढ़ा था, क्योंकि समरूप वस्तु होती है, इसी कारण उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। क्योंकि एक पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण होती है क्योंकि वस्तु समरूप होती है। एकाधिकार के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। अभी एकाधिकारी उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको उत्पादन करने वाला एक ही होता है, विक्रय करने वाली एक ही फर्म होती है, इसी कारण उसको एकाधिकारी फर्म बोलते हैं। अब बात आती है उसको अपूर्ण या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। देखो देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, पहले आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। देखो, मैं लिख दूँ चाय या चीनी और गुड़ लिख देता हूँ मैं, चीनी और गुड़, ठीक है। उसके अलावा अपने दोनों की चर्चा करते हैं। अब देखो, चीनी और गुड़ दोनों में क्या है, इससे भी चाय बना सकते हैं, इससे भी चाय बना सकते हैं, यानी दोनों होते हैं वो, उनके गुण समान होते हैं। गुण कौन सा होता है, मीठे का गुण। इसका मतलब जब हमें मीठा खाना होता है, चीनी का भी यूज कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये दोनों वस्तु अलग अलग है। मान लेते हैं ए फर्म है वो चीनी का उत्पादन कर रही है, बी फर्म है वो गुड़ का उत्पादन कर रही है। वैसे तो ये दोनों अलग अलग वस्तु का उत्पादन कर रही है, अलग है, चीनी भी अलग है, गुड़ अलग है, अलग अलग वस्तु है ना। लेकिन उनमें गुण समान होने के कारण, गुण समान होने के कारण उनमें थोड़ी प्रतियोगिता भी पाई जाती है। प्रतियोगिता होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वस्तु समरूप नहीं है, वस्तु समरूप है नहीं है, बल्कि क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है, प्रतिस्थापन। जब चीनी सस्ती होती है तो चाय के अंदर हम क्या करते हैं, चीनी को ज़्यादा डाल लेते हैं, गुड़ को कम डालते हैं। जब चीनी महंगी हो जाती है तो चीनी को कम खरीद के लाएंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक वस्तु स्थान पर दूसरे वस्तु का उपभोग करना। जब चीनी महंगी होगी तो हम चीनी को कम यूज करेंगे, उसके हिसाब से गुड़ का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है, मीठा करना होता है, दोनों का गुण समान है। इसी कारण हम एक स्थान पर दूसरे वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। इसका मतलब प्रतियोगिता तो है ना। अब चीनी महंगी है, चीनी की जगह में गुड़ का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में प्रतियोगिता तो है। एक महंगी होगी तो दूसरा का प्रयोग होने लग जाएगा, और जब दोनों के अंदर हम प्रयोग बदल सकते हैं तो उसी को तो प्रतियोगिता बोलते हैं। लेकिन प्रतियोगिता पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये समरूप वस्तु नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता क्या, अपूर्ण है। हम पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कह सकते भी चलो ठीक है पूरी चीनी को छोड़ दिया, पूरा गुड़ ले लिया। और पूर्ण प्रतियोगिता कहाँ होती है, यही अपने नोट कर लेना, जहां पर वस्तुएं समरूप होती है। पूर्ण वस्तु कहाँ होती है, जहां पर वस्तुएं समरूप होती है। या वस्तुएं समरूप थोड़ी है, अलग अलग है। या तो इसका मतलब प्रतियोगिता तो है। अगर आपको पूछे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रतियोगिता होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या होता है इसमें, उसमें गुण समान होता है वस्तुओं में। क्या होता है, गुण समान होता है, वो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, इसी कानून में प्रतियोगिता है। मैं कह दूं एक चने की दाल है, एक मूंग की दाल है दोनों वस्तुएं अलग अलग है। देखो ये कहाँ चना देगा, कहाँ मूंग देगा, लेकिन दोनों का गुण समान है, दोनों से दाल बनाई जा सकती है। इसका मतलब इनमें प्रतियोगिता भी है, लेकिन पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वस्तुएं समरूप है नहीं है, समरूप है नहीं है, ठीक है। इसी कारण इसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। आगे करते हैं।
अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्यों कहते हैं? देखो एकाधिकारात्मक यानी एक का अधिकार, एक का अधिकार, प्रतियोगिता यानी जब दो से ज्यादा उत्पादन करें तभी तो प्रतियोगिता होगी ना। जब एक फर्म का अधिकार हो तब तो एकाधिकार है, ये हम एकाधिकार बाजार में पढ़ चुके हैं हम। जब एक से ज्यादा फर्में एक से अधिक फर्में उत्पादन करें उसमें प्रतियोगिता होती है, क्योंकि अब एक व्यक्ति उत्पादन नहीं कर रहा तो उसका अधिकार एकाधिकार नहीं है बल्कि अन्य फर्में भी उत्पादन कर रही है, इसका मतलब दोनों में प्रतियोगिता भी है। अब सुनो बात, इसी उदाहरण को देखो आप, देखो चीनी और गुड़ ए और बी फर्में उत्पादन कर रही है, ये अलग वस्तु का उत्पादन है, ये अलग है। इसका मतलब चीनी के ऊपर ए का एकाधिकार है, गुड़ के ऊपर बी का एकाधिकार है, क्योंकि ए फर्म चीनी का, मान लेते हैं बाजार में दो ही फर्में हैं, ए फर्म चीनी का उत्पादन कर रही है, एक फर्म गुड़ का उत्पादन कर रही है, समरूप वस्तु तो नहीं है ना, अलग अलग है दोनों की वस्तु। ए फर्म का चीनी के ऊपर एकाधिकार है, बी फर्म का गुड़ पर एकाधिकार है, इसका मतलब एकाधिकार साथ में है, लेकिन उनमें गुण समान होने के कारण प्रतियोगिता भी पाई जाती है। इसका मतलब एकाधिकार के साथ प्रतियोगिता भी है, एकाधिकार के साथ प्रतियोगिता भी है। एकाधिकार तो ऐसे है क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, यानी ए और बी अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। प्रतियोगिता ऐसी है क्योंकि दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है, दोनों के गुण समान है, दोनों के एक स्थान पर दूसरे वस्तु का भोग किया जा सकता है, इसी कारण उन दोनों वस्तुओं में प्रतियोगिता भी है। इसी कारण इसको बोलते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार और इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको पक्की याद रखनी है, पक्का एग्जाम में आता है। एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है ना, वो वास्तविक बाजार होता है। क्या होता है? वास्तविक बाजार, या आप कह सकते हो व्यवहारिक बाजार होता है ये, ठीक है। इसका मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता आप बाजार पढ़ के आए हो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और आपने एक पढ़ा था एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, ये दोनों कैसे बाजार है? ये दोनों काल्पनिक बाजार है, यानी ऐसे व्यवहार में नहीं पाए जाते। अगर आप व्यवहार और वास्तव में देखो तो कहाँ पर भी कहीं पर भी एकाधिकार नहीं होता और कहीं पर भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती। आप अगर पेन भी लेने जाओगे ना बाजार से, 5 रुपए का पेन, उसके अंदर ही कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है, दोनों लिखने के काम आते हैं। पेन दो है, ये इस कंपनी का इस कंपनी का है, किसी के अंदर पीछे पारा डाल देते हैं, किसी के आगे निब पतली हो जाती है, ये पतला लिखता है जी, ये जाड़ा लिखता है जी, ये गाढ़ा लिखता है जी, इसमें इंक जल्दी नहीं खत्म होती। 5 रुपए का पेन है, उसके अंदर भी अंतर है, यानी वस्तु समरूप नहीं है। अगर वस्तु समरूप होती तो वो हमने इतने पेन थोड़ी दिखाता, हमें सीधा कहता है ये ले जाए यार पेन, हम कहेंगे यार दूसरे का दे, अरे एक ही तो बात है, समरूप है, चाहे वो लो ये लो, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप दुकान पर जाकर नहीं हमें पेन दिखाओ जी, वो आपको 10 से एक वैरायटी दिखा देगा और उसकी विशेषता भी बता देगा, ये लिखते हुए बीच में रुकता नहीं है ना। तो किसी के ऊपर डिजाइन बना रखा है, किसी को पकड़ने के लिए अलग कॉलम दे रखा है, अलग उसके ऊपर स्टेप दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है क्या, ये वस्तु विभेद है। क्या है? वस्तु विभेद। काम एक ही आ रही है वो, लेकिन उनमें कुछ न कुछ विभेद है। विभेद है कुछ न कुछ इसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो अब सुनो बात, न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती यानी वस्तुओं में अंतर अवश्य होता है, न एकाधिकार होता है। ऐसा नहीं होता एक व्यक्ति वस्तु उत्पादन कर रहा हो, उससे संबंधित कोई उत्पादन, ऐसा नहीं होता कोई चीनी का उत्पादन कर रहा हो तो क्या देश में गुड़ का उत्पादन नहीं होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी प्रतिस्थापन वस्तु कहीं न कहीं अवश्य होगी, ठीक है। तो मतलब ये तो दोनों काल्पनिक है, तो ये तो वास्तविक है, यानी वास्तव में बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, वास्तव में बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर विज्ञापन लागतें होती है, ध्यान रखना, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, विज्ञापन लागतें। आप टीवी के अंदर, रेडियो में विज्ञापन देखते हो ना, ऐड देखते हो, अरे वो लागतें सिर्फ इसमें पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती। अगर वस्तु समरूप है, आप एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, मैं भी उस वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, अगर मैं विज्ञापन करूंगा हो सकता है आपकी वस्तु बिक जाए, इसलिए विज्ञापन लागतें नहीं होती। मैं विज्ञापन नहीं करूंगा, हो सकता है आप विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च करो और वस्तु समरूप होने का लोग मेरी वस्तु खरीद ले, वैसे तो आपके खर्च हुए, बिक मेरी रही है। इसके कारण ये पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन लागतें नहीं होती।
और एकाधिकार को तो विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि पता है जो उपभोक्ता वस्तु लेने जाएगा वो उसके पास ही लाएगा, विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है। तो विज्ञापन लागतें कौन से बाजार में पाई जाती है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। जैसे आपने कोलगेट की देखी होगी, होते हैं ना, एक सिंपल सी कोलगेट लगाते हैं, उसको आप उसमें मारते हैं, वो टूट जाता है। जिसके ऊपर कोलगेट लगी होती है, किसी कंपनी की लगी होती है, वो नहीं टूट पाता। कहते हैं इस कोलगेट में नमक है, इस टूथपेस्ट में नमक है, यानी कुछ ना कुछ वो अलग दिखाते हैं, कुछ ना कुछ वो क्या दिखाते हैं? अलग, यानी वस्तु विभेद दिखाते हैं, वस्तुओं में कुछ ना कुछ वो अंतर दिखाते हैं, तभी तो उनकी वस्तु बिकवाती है। और अंतर दिखाने के लिए क्या होता है? विज्ञापन होता है। तो ध्यान रखना कुछ बातें, एक तो ये वास्तविक या व्यवहारिक बाजार है, दूसरा वस्तु विभेद कौन से बाजार में पाया जाता है? ध्यान रखना अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। उसके अंदर देखो वस्तु विभेद है या नहीं, विभेद ये अंतर है, एक चीनी गुड़ चना और मूंग है तो अंतर ही, ये तो वस्तु विभेद है, ठीक है। इनमें नहीं होता ऐसा, इसमें तो समरूप होती है, वस्तु विभेद होता ही नहीं है। इसके अंदर होती है एक वस्तु है, कोई और उत्पादन ही नहीं करता। तो वस्तु विभेद कौन से बाजार में पाया जाता है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो लगभग आता है ये छोटा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्योंकि ये एक व्यवहारिक बाजार है, ये वास्तविक बाजार है जो आप देखते हो, जिसको मैंने आपको केले का उदाहरण दिया था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक व्यक्ति केला बेच रहा है, दूसरा रेडी वाला भी केला बेच रहा है, उसके अंदर भी कीमत का अंतर होगा। देखना, हम कहेंगे यार वो 30 रुपये दे रहा है तो 35 रुपये दे रहा है, पता क्या कहेगा? अरे मेरे वाला ताज़ा है, देख कितने अच्छे हैं, ताजे हैं, उनके तो 2 दिन के हो गए पड़े, वो तो गड़े हुए हैं, अच्छे नहीं है केले दोनों, लेकिन फिर भी उसमें विभेद है, कुछ ना कुछ अंतर है। आप सेब लेने जाओ बाजार के अंदर, वो दुकानदार है रेडी वाला, वो क्या कहेगा? ये 100 है, ये 120 है, ये 80 है, ये 150 है। अरे है तो सेब ही, लेकिन फिर भी अंतर क्यों है? क्योंकि वस्तु विभेद है, क्यों? व्यवहार में ये मिलता है आपको, व्यवहार में ये मिलता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बाजार बोलते हैं, वास्तविक बाजार बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखो, आपको अर्थ पता चल गया। आपको कुछ उदाहरण दे दिए मैंने आपको, क्योंकि इसके अंदर प्रतिस्थापन गुण समान पाए जाते हैं। प्रतिस्थापन होता है एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का भोग किया जा सकता है। इसके अंदर वस्तु विभेद पाया जाता है। इसके अंदर विज्ञापन लागतें होती है, क्योंकि वस्तु विभेद के कारण तो विज्ञापन करना पड़ता है हमें, क्योंकि पता होता है दोनों के गुण समान है, व्यक्ति कोई भी खरीद लाएगा। लेकिन हम विज्ञापन देते हैं, और विज्ञापन देते हैं ताकि हम चाहें व्यक्ति हमारी वस्तु खरीदे, यानी दूसरे से अपनी वस्तु हम अच्छी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में। अब हम पढ़ लेते हैं इसी अपूर्ण, आप समझ गए होंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। बाकी इसको देख लेना, नोट्स वगैरह बना लेना, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद इसी हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम क्या करते हैं? वही बात, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, सबसे पहले उस टेबल को पूरा कर लेते हैं अपने आप, क्यों? कुल आगम का सीमांत और उसका अर्थ तो हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें तो ये देखना है इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है। तो इसके अंदर आपको एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्यू दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, और 7, यानी 7 तक टोटल आपको उत्पादन की विक्रय की इकाइयाँ दे रखी है। इधर आपको टीआर दे रखा है, यानी कुल आगम दे रखा है। कुल आगम दे रखा है आपको 10 18 24, 10 18 24, के बाद आपको दे रखा है 28 30 30, 28 30 30, और लास्ट में आपको दे रखा है 28। दिखाई दे रहा है ना आपको बोर्ड तक, ठीक है। अब ये तो कुल आगम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे औसत आगम निकाल लेते हैं, इससे हम सीमांत आगम निकाल लेते हैं, फिर उस टेबल का अध्ययन कर लेते हैं भाई टेबल में सीमांत औसत कुल है कैसे। सबसे पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना आपस में क्या संबंध है इनका। तो ए आर को मैं बता चुका हूँ कैसे निकलता है, टी आर बटा क्यू, यानी कुल आगम को उत्पादन की जो विक्रय की गई मात्रा से भाग देने से आपको क्या प्राप्त होगा? औसत आगम। जैसे हमने 10 को 1 से भाग दिया, यानी टी आर ऊपर आ रहा है, क्यू नीचे है, इसका मतलब टी आर को क्यू से भाग देना है। तो 10 को 1 से भाग दिया 10,
18 को 2 से भाग दिया, 9 दूनी 18। 24 को 3 से भाग दिया, 8 तिये 24। 28 को 4 से भाग दिया, 7 चौके 28। 30 को 5 से भाग दिया, 5 छिक्का 30। 30 को 6 से भाग दिया, वही 6 5 30। और 28 को 7 से दिया, 7 चौके। हमने क्या निकाल लिया? औसतागम। क्या प्राप्त कर लिया? औसतागम। बिल्कुल सिंपल है, टीआर को क्यू से भाग देना है। इसका मतलब कुल आगम को उत्पादन की गई जो विक्रय की मात्रा है उससे भाग देना है, क्योंकि आगम विक्रय करने से प्राप्त होता है। सीमांत आगम, इसका हमने सूत्र बताया था डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ भी आपको विक्रय की गई उत्पादन की इकाई में परिवर्तन करने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। तो देखो कैसे हमने इकाई परिवर्तन की, पहले 0 से 1 लेके आए तो 0 से 10 हो गया, नहीं पहले में 10 है। इकाई परिवर्तन की कितना हुआ? 10 से 18 हो गया, नहीं 8 का परिवर्तन हुआ। देखो मैंने 10 क्यों लिखा, तो आपको कोई सर 10 या परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि हम अगर 0 को लेंगे तो टीआर 0 होगा, और 0 से जब इकाई को बेचेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10। इसका मतलब परिवर्तन 10 का हो रहा है ना। तो ये कर सकते हो आप स्टार्टिंग में, या बगैर सीधी डैश लगा सकते हो, मत दिखाओ से, क्योंकि परिवर्तन दिखाना है हमें। इकाई की परिवर्तन 8 का हुआ, फिर इकाई और बेची, परिवर्तन 18 में 6 जुड़े 24 यानी 6 का परिवर्तन हुआ। फिर इकाई और बेची, 24 से 28 यानी 4 का परिवर्तन हुआ। फिर इकाई और बेची, 28 से 30 यानी 2 का परिवर्तन हुआ। फिर इकाई और बेची, इसका मतलब 30 से 30 यानी 0 का परिवर्तन हुआ। उसके बाद 6 से 7 इकाई के लिए तो कितने का परिवर्तन हुआ? -2 का परिवर्तन हुआ। यानी 30 से क्या हो गया? 28 हो गए, तो -2 का परिवर्तन हुआ। अब आपने कुल आगम निकाल लिया, औसतागम हो गया, सीमांतागम हो गया। बस तरीका तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वो तो अलग अलग प्रतियोगिता, अलग अलग बाजार का निकाल रहे हैं, बाकी तरीका तो वही है। वही सूत्र होगा टीआर बटा क्यू, डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू। इसमें परिवर्तन देखना है, इसमें सीधा भाग देना है आपको। इसमें परिवर्तन का भाग देना है, फिर टीआर का परिवर्तन ऊपर लिख दो, क्यू का परिवर्तन नीचे लिख दो, भाग दे दो, आपका एमआर प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर सीधा टीआर यानी कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से भाग दे दो, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम। अब इस टेबल को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये 10 है एक बिंदु पर, उसके बाद ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 4 है माइनस। प्रत्येक बिंदु पर ए आर बड़ी है एम आर से, और दोनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। ये तो है ना 10 9 8 7 6 5 4, 10 8 6 4 2 0 -2 घट रहे हैं यानी। और जब मैंने आपको बताया था जब औसत और सीमांत गिरते हैं तो सीमांत हमेशा औसत से कम होती है, ये बात यहाँ प्रूफ हो रही है। औसत और सीमांत बढ़ के है ना, उनका समझ पड़ा था कि जब बढ़ते हैं तब तो सीमांत बड़ी होती है औसत से, और घटते हैं तो सीमांत क्या होती है? औसत से छोटी होती है। देख लो औसत से छोटी है सीमांत, प्रत्येक बिंदु में छोटी है या नहीं है। कुल का देखो, कुल बढ़ तो रहा है, पहले 10 बढ़ा, फिर 8 ही बढ़ा, फिर 6 बढ़ तो रहा है, लेकिन घटती हुई मात्रा से बढ़ रहा है। देखो है ना, पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, और एक बिंदु पर जाके अधिकतम हो जाता है। अधिकतम कहाँ होता है? जहाँ पर सीमांत 0 होती है। बात तो वही बैठ रहा है, जहाँ पर सीमांत 0 होता है वहाँ पर कुल क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। और जहाँ पर सीमांत माइनस हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, वहाँ कुल क्या हो जाता है? गिरना शुरू हो जाता है। अब इन्हीं बातों के आधार पर हम क्या कर देते हैं? डायग्राम को तैयार कर देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर बना देता हूँ मैं कुल, ऊपर इसको ना पूरे को, दोनों को इकट्ठा बनाते हैं ताकि 0 अधिकतम का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हम छोटे छोटे बना लेते हैं क्योंकि हमारे डायग्राम बनाए हुए हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। डायग्राम वही चल रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर तो बनते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने लिया कुल आगम, यहाँ हम लेंगे कुल औसत और सीमांत आगम। ठीक है, यहाँ हो जाएगी उत्पादन की विक्रय की गई इकाइयाँ यानी मात्रा, वो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख लो, एक ही बात है, दोनों को इकट्ठा बना लिया तो एक ही बार नीचे लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, कुल क्या होता है? देखो कुल बढ़ता है, 0 से बढ़ना शुरू होता है, और ये क्या होता है? पहले तेज बढ़ता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है।
ये है आपका कुल आगम। क्या है? कुल आगम। तो ऐसे भी डालो, थोड़ा सा सेव सही कर लेते हैं इसकी। ये कुल आगम है। यानी ये पहले तो क्या होता है, बढ़ता है लेकिन धीमी गति से बढ़ता है। आपके सामने है 10, 8, 6, 5, 4, 2, 0, -2। बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, स्थिर होता है। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गिरना, यानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और मैंने तभी आपको कहा था, जब ये अधिकतम होता है उसमें जो आपकी MR होती है वो क्या होती है, यानी सीमांत। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, सीमांत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये बिंदु तो आपको भूलना ही नहीं है, इकट्ठा ही बनाना है ये बिंदु तो आपको। ठीक है, जहाँ पर कुल आगम अधिकतम होता है वहाँ पर सीमांत आगम क्या होती है, शून्य होती है। आपके सामने देख लो, ये शून्य है, यहाँ पर अधिकतम है। यानी अब 30 आया था, 30 ही आ गया, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, उससे कम जा सकता है। 30 यहाँ पर देखो, सभी आंकड़ों में अधिकतम होता है। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, सिर्फ 30 ही है। और ये 30 का 30 कब रहा था, जब MR शून्य था, यानी सीमांत आगम क्या था, शून्य था। ठीक है, उसके बाद जब गिर रहा है तो सीमांत क्या है, छोटा है, औसत क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब औसत की रेखा यहाँ पर होगी। ठीक है, इसको ना थोड़ा बहुत हम इसमें अधिक लॉस दिखानी होती है। हमने पढ़ा था ना, पूर्ण तोकता बाजार में अनंत लॉस होती है, एकाधिकार के अंदर बाजार में कम लॉस होती है, और इसके अंदर क्या होती है, अधिक लॉस होती है। क्या होती है, अधिक लॉस, यानी अधिक परिवर्तनशील होता है ये। अब ये बिंदु आ गया, समझ आ गया आपको? ये आपका डायग्राम तैयार हो गया, कुछ भी नहीं है। देखो कितना सिंपल डायग्राम है, बिल्कुल पहले की तरह बना था, एकाधिकार की तरह बना था। लेकिन उसके अंदर क्या था, उसमें कम लॉस दिखानी थी आपको। कम लॉस दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे जल्दी गिराना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा लॉस दिखाने के लिए आपको यहाँ से इसको गिराना पड़ेगा, ऐसे MR AR। और अनंत लॉस दिखाने के लिए इसको सीधा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों इकट्ठे डायग्राम बना दिए मैंने। जो आपके एकाधिकार में होगी, ये रेखा जल्दी तेज गिरती होगी, यानी सबसे बाईं ओर यही होगी। सबसे दाईं ओर जहाँ पर पूर्णतोकता होगी, दोनों बराबर होंगे। और मध्य में होगा वो कौन सा बाजार होगा, वो अपूर्णतोकता। मैंने आपको कहा ये मध्य का ही तो बाजार है, यानी अपूर्ण, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार का मिक्स ही तो रूप है ये, दोनों का मध्य का बिंदु है ये अपूर्ण प्रतियोगिता। यानी हमने प्रतियोगिता भी ले ली और एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता का बाजार भी गुण ले लिया। क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे ऊपर होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होता है एकाधिकार। इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी मध्य में एक नया बाजार आ गया जिसे बोलते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। यही तो पढ़ रहे हैं हम, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसका मतलब अगर दोनों का औसत और सीमांत इकट्ठा बनाओ ना, तो ये इसका मध्य में बनेगा, इसका इसके बाईं ओर बनेगा, इसका इसका दाईं ओर बनेगा। हम ये बता सकते हैं, कर सकते हैं हम। ठीक है, वो तो हमारे समझने पर डिपेंड है। तो ये आपका क्या हो गया जी, डायग्राम बन गया। जो एकाधिकार या एकाधिकारात्मक तोकता बाजार या अपूर्ण तोकता बाजार में TR और AR और MR। ठीक है, ये बढ़ता है धीमी गति से, एक बिंदु के बाद स्थिर हो जाता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। जब तक MR धनात्मक रहती है तब तक ये बढ़ता है, जब ये शून्य हो जाती है तब ये अधिकतम हो जाता है, तब ये ऋणात्मक होती है सीमांत आगम, जब ये गिरना, क्योंकि जीरो रेखा से नीचे ऋणात्मक का बिंदु शुरू हो जाता है। अब मैं इसी के आधार पर क्या बता दूंगा आपको, मैं आपको कह दूं कुल आगम व सीमांत आगम में संबंध बताओ। कुल आगम में सीमांत आगम में संबंध की चर्चा करते हैं। तो आपके सामने जब कोई बात, जब सीमांत आगम घटती है लेकिन धनात्मक रहती है, गिरती तो है, घटती तो है, ऋणात्मक नहीं होती, घटती है, सिर्फ नीचे गिरती है, लेकिन रहती धनात्मक है। क्योंकि शून्य रेखा से ऊपर तक जब तक रहती है तब तक कुल आगम बढ़ता है, यानी कुल आगम घटती दर से बढ़ता है, दर से बढ़। क्यों? क्योंकि ये है तो धनात्मक लेकिन घट तो रही है, और घट रही है तो ये भी क्या होगा, घटती दर से बढ़ेगा। अगर हम दूसरे बिंदु की चर्चा करें, जब सीमांत आगम शून्य होती है तो कुल आगम क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम क्या होती है, अधिकतम होती है।
अगर मैं तीसरे बिंदु की बात करूं, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाती है तो कुल आगम क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है। जब सीमांत आगम रेखा ऋणात्मक हो जाती है तो कुल आगम की रेखा घटनी शुरू हो जाती है। बस कितना सिंपल है, देखो ये चीज़ हम करते आए हैं। और प्रत्येक के अंदर मैंने आपको संबंध बताया है, और संबंध देखना किसका है, डायग्राम के आधार पर देखना, कोई अलग मैटर नहीं है इसका। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी इसको आप नोट कर सकते हो। देखो जैसे मैं नोट कर दूं, इस ए बिंदु के ऊपर क्या है, सीमांत आगम 0 है और कुल आगम क्या है, अधिकतम है। बस क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर सकते हो आप, इसको अलग लिख सकते हो। डायग्राम के अंदर जितना भी ज़्यादा हो सके, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं ना, डायग्राम जो आप रेखा चित्र बना रहे हो, जितना भी ज़्यादा हो सके वो इसके अंदर ही प्रदर्शित किया करो, कि जो बातें लिखनी है वो इसके अंदर देखो मैंने ये लिख दिया, ये जरूरी है। ऐसा नहीं आप एग्जाम में थ्योरी बहुत ज़्यादा लिख दी, सीधा डायग्राम बना के आ गए, उसके अंदर कुछ ना तो आपने कोई ए लिखा, ना आपने कोई TR MR Q -2 0 कुछ लिखा ही नहीं, पता ही नहीं आपको। आपने क्या किया, एग्जाम में प्रश्न आया, आपने ये सब कुछ लिख दिया, और ये लिखने के बाद लास्ट में आपने क्या किया, जो डायग्राम बनाया वो सीधा बस ऐसे बनाए। इसको ऐसे बना दिया और इसको आपने ऐसे बना दिया। अब किसको क्या पता कौन अधिकतम है कौन शून्य है, आपने थ्योरी तो लिख दी है 2-3 पॉइंट, लेकिन वो थ्योरी कौन पढ़ेगा भाई, एग्जामिनर को इतना टाइम होता है क्या वो आपकी जो विचार है वो पढ़ने शुरू कर दे। हमने पढ़ा था अभी, भारतीय वैसे ही दार्शनिक होते हैं, आपके कहाँ इतने विचार, आपके विचार पढ़ने के लिए उसके पास टाइम थोड़ी होता है। तो अगर वो प्रत्येक का शब्द और लाइन पढ़ने लग जाए तो इतने इतने बड़े आप बातें लिख के आते हो एग्जाम के अंदर, तो फिर उसकी कॉपी कब चेक होगी। इसलिए वो ज़्यादा इस पर फोकस करेगा, भी आपने जो लिखा है वो यहाँ पर ही आपने क्या कर दिया, सही कर दिया। इसका मतलब यहाँ अगर आपने सही लिख दिया ना, थ्योरी में चाहे आपकी गलती भी होगी ना तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं होगा कि वो थ्योरी पढ़ने बैठे आपके एक एक शब्द को मिलाना बैठ जाए। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम में इसको प्रदर्शित कर दिया करो, जो बात आप बताना चाहते हो एग्जामिनर, जो बात आपसे प्रश्न में पूछी गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, डायग्राम में लिख दो, डायग्राम में परिभाषित कर दो उसको। बस आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। नंबर जितने हैं उतने ही मिलेंगे आपको, अगर 4 का है तो 4 ही मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसके अंदर ही कुछ बाजारों की चर्चा करते हैं हम। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ही कुछ बाजार है उसकी चर्चा करते हैं। उसके अंदर एक तो होता है अल्पाधिकार, ठीक है, एक तो बात करेंगे हम अल्पाधिकार बाजार की। इसी के अंदर द्विधिकार बाजार होता है, द्विधिकार। तो इसके बाद तो वैसे ही आपको थोड़ा अर्थ बता देता हूँ मैं। द्विधिकार जिसमें 2 अधिकार हो, एकाधिकार जिसमें एक व्यक्ति विक्रय करने वाला हो, उत्पादन करने वाला हो, द्विधिकार जिसमें 2 फर्में उत्पादन करने वाली हो। अरे मैंने कहा था ना आपको, तो बाजार का अर्थ सिर्फ इसके आधार पर बताना है कि कितने लोग वहां पर उत्पादन कर रहे हैं। जब अनेक कर रही है, समरूप कर रही है तो पूर्ण प्रतियोगिता। जब एक ही फर्म उत्पादन कर रही है उसी के पास अधिकार है तो एकाधिकार। जब 2 फर्में उत्पादन कर रही है तो द्विधिकार, यानी 2, द्वि माने होता है 2, 2 फर्मों का अधिकार। ठीक है, अलप, अलप माने होता है कम, यानी जब कम फर्में उत्पादन करती है, न तो बहुत ज्यादा होती न बिल्कुल 2 होती, यानी 4, 5 कह सकते हो, 10 कह सकते हो। जब कम फर्में होती है उत्पादन करने वाली, उसे क्या बोलते हैं, अल्पाधिकार। अलप माने होता है कम, और कम लोगों, कम फर्मों का जब अधिकार होता है, यानी कम फर्मों के पास ही वस्तु का उत्पादन करना होता है, उसे अल्पाधिकार कहते हैं। और कम होने के कारण प्रत्येक फर्म का उत्पादन में बहुत बड़ा रोल होता है ना, उत्पादन में बहुत बड़ा या बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत फर्में होती है, और बहुत फर्में होने के कारण अगर 1-2 फर्में बाजार से चली भी जाए ना, बाजार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उत्पादन करने वाली बहुत फर्में हैं, बाजार में उत्पादन कम नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कम फर्में और उसके अंदर ही 1-2 चली जाए तो बाजार में उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि पहले ही कम है फर्में,
और उसमें ही एक दो निकल गई यानी उत्पादन बंद कर दिया तो बाजार में तो उत्पादन कमी होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक फर्म की भूमिका होती है इसके अंदर। पूर्ण उपभोक्ता बाजार में तो फर्म की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म की भूमिका होती है। और ध्यान रखना, अल्प होने के कारण, कम होने के कारण ये फर्में एक दूसरे पर निगाह भी रख सकती है, एक दूसरे के ऊपर ध्यान भी रख सकती है, नियंत्रण कर सकती है। मान लेते हैं कुछ फर्में हैं, इस फर्म ने क्या किया, अपने उत्पादन की कीमत कम की। अब ये कम होने का इन तीनों की नज़र इस पर रख सकते हैं भी, इसने क्या किया है क्या नहीं किया, अपना उत्पादन कैसे बेच रही है या अपने वस्तु का उत्पादन किस प्रकार अधिकतम कर रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये भी इनका अनुकरण करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये पास में होती है, एक दूसरे पर निगाह रख सकती है। इसने कीमत कम की, ये भी कीमत कम कर देंगे। इसको फायदा होगा, कहाँ होगा, क्योंकि इसने कीमत इसलिए कम की ताकि उसकी वस्तु बिके, लेकिन साथ में इन्होंने भी कर दी क्योंकि उसको पता है, एक दूसरे पर निगाह रखती है ये, क्योंकि कम होता है निगाह रखी जा सकती है ना, तो ज़्यादा पर कहाँ निगाह रखी जाती है। अगर कम व्यक्ति होते हैं उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, आसानी से उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो कहाँ होता है, तो ये कम है, इसके कारण एक दूसरे पर निगाह रखते हैं। ठीक है, यानी ये इनका जैसे इसने कीमत की इसने कम कर दी, यानी इसको कोई फायदा नहीं, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कीमत कंट्रोल बहुत होता है, एक दूसरे पर निगाह बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और इसके अंदर जो सीमांत वक्र बनता है ना वो अनिश्चित होता है, यानी कीमत इसमें अनिश्चित होती है। तो क्योंकि पूर्ण उपभोक्ता बाजार में कीमत निश्चित होती है, क्योंकि दो के द्वारा गठित होती है, एकाधिकार में एकाधिकारी करता है, लेकिन इसमें अनिश्चित होती है, एकदम कीमतें क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर जो सीमांत लागत का आगम का वक्र बनेगा ना वो एक टूटा हुआ वक्र बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले वक्र ही बना देता हूँ, हम वक्र बनाते हैं उसके बाद आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो यही बना देता हूँ, फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने यहाँ पर बात करते हैं सीमांत आगम औसत आगम की। सीमांत आगम औसत आगम, मैंने कहा था इसमें जो सीमांत वक्र होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो सीमांत वक्र बनेगा वो क्या बनेगा, विकुंचित बनेगा, इसको बोलते हैं विकुंचित, विकुंचित, क्योंकि अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने बनाया, एकदम ये टूट गया, ये औसत आगम यहाँ आ गया, और एकदम ये किस पे चला गया, शून्य पे चला गया, ये होता है सीमांत आगम। बस, यानी इसके अंदर जो वक्र बनता है वो विकुंचित बनता है। क्या बनता है, विकुंचित, यानी क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वक्र होता है एम आर का वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि कीमतों के आधार पर घटता बढ़ता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक फर्म का उत्पादन में एक बड़ा भाग होता है, उत्पादन में एक बड़ा भाग होता है। देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप ना उसको उतार दिया करो थोड़ा, और फैक्ट टू फैक्ट जो तत्व आते हैं वो उतार दिया करो, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर नोट्स बनाते हो ना आप साथ साथ में, अब स्कूल का पता नहीं कब लगेगा, जैसे ही आपको स्कूल लगेगा तो ये चीज़ आपको सबको पता होगी, और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और ये मार्क्स ही नहीं है, आगे आपके जैसे भी कोई एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको बहुत काम आने वाला है। अल्पाधिकार प्रत्येक फर्म का उत्पादन में बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने अभी तो कहा था आपको बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर एक फर्म चली जाए ना तो उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि कम है आगे से, इसका मतलब इसके अंदर बहुत बड़ा भाग होता है। और इसके अंदर जो मांग वक्र एम आर जो बनता है वो अनिश्चित होता है, विकुंचित वक्र होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने, सिर्फ इसको इतना ही याद करना है आपको, ये टूटकर यहाँ चला जाएगा, और जैसे ये नीचे जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, यहीं से वापिस से इस बिंदु से मुड़ जाएगा। इसी कारण बोलते हैं इसमें जो सीमांत आगम होगा वो अनिश्चित होगा। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक फर्म का उत्पादन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक फर्म चली भी गई ना तो एकदम सीमांत आगम घट जाएगा, बढ़ जाएगा, औसत आगम घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। यानी एकदम जैसे ही अनिश्चित होगा, कुछ चली गई, ऐसे ही ये परिवर्तन हो जाएगा। इसी कारण इसके अंदर जो ध्यान रखना, जो अल्पाधिकार में जो सीमांत आगम बनता है वो क्या बनता है, विकुंचित वक्र बनता है, यानी विकुंचित प्रकार का वक्र। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जो ये जो आपकी आगम की उदाहरणा थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आगम की उदाहरणा में कुल सीमांत औसत पढ़ चुके हैं।
वो भी अलग अलग बाजार में एकाधिकार पूर्णतोक्ता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्णतोक्ता, अल्पाधिकार को हम पढ़ चुके हैं, द्विधिकार को मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें 2 फर्में होती है। ठीक है, यानी ये बाजारों के प्रकार, उसके अंदर कुल सीमांत औसत भी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एक दो आपके जो बुक्स के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को करेंगे हम जिनकी आपको टेबल दे रखी है। उसके अंदर जैसे आपको कुल दिया है, औसत का पूछ ले, सीमांत का पूछ ले, वैसे तो आता है आपको भाग देना, गुणा करना या आपको परिवर्तन देखना, लेकिन कुछ टेबल आपको बीच के अंदर संख्याएं छोड़ रखी है, गायब कर रखी है, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो कल हम पहले तो इनको प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।